अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ नाकाबिल यकीन और हैरत में डालती कहानी, जो कि सुनने वालों को खौफ में मुब्तला कर देगी। 2:30 बजे आसमान पे चमकते सफ़ेद सितारे खामोश तमाशाई बने हुए थे। पूरे माहौल पे सुकूत तारी था। फ़िज़ा ने जैसे पल पल को अपनी सांस बंद कर लिया हो। टंड मंड दरख्त खामोश दियों की तरह खड़े थे और उन दरख्तों के बीच सफ़ेद लिबास पहने वो नाजुक सा वजूद खरामा खरामा आगे बढ़ रहा था। इसके पैर जूतों से बेनियाज थे। नाजुक सफ़ेद पैरों में लिपटी चांदी की पायलें हर कदम उठाने के साथ दिलकश आवाज़ें पैदा करती, जैसे इसे आगे बढ़ने से रोक रही हों। इस सफ़ेद दूधिया चेहरे की आंखें मुकम्मल तौर पे बंद थीं, मगर फिर भी वो ऐसे चल रही थी जैसे बंद आँखों के पीछे से भी कुछ देख रही हो। उरूज सरसब्ज़ जंगल के सुकूत को किसी की पुकार ने तोड़ा और उसके साथ इस जन्नाटेदार थप्पड़ उरूज के गाल पर निशान छोड़ गया। सितम ढाने वाले ने इस पर बस नहीं की, बल्कि पानी से भरा जग भी उठा के उरूज पे उंडेल दिया। वो कुलबुलाती हुई नींद से उठ बैठी और आंखें खोल कर सामने वाले को पहचानने की कोशिश करने लगी, ताकि जवाबी हमला किया जा सके। हद करती हो उरूज, तुम भी सुना तो सिर्फ घोड़ों का था, मगर तुम तो घोड़े, गधे, चिड़ियाँ, कबूतर सब कुछ बेचकर सोती हो। फरियाल का गुस्से से बुरा हाल था। कमाल है यार, आज हॉस्टल में आखिरी दिन है, क्या आज भी पुरसुकून ना सोऊं? उरूज उकताहट से बैठ कर ओन से टेक लगाते हुए बोली, मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। मैं तो चली, घंटा भर में तुम्हें जगह पाई हूँ, मगर तुम तो ढीठ, एहसान मानने के नहीं देती। फरियाल वहीं बैठ के कॉर्नर पे बैठ गई। गर्ल्स, आप सब जा सकती हैं, आपके घर वाले नीचे तशरीफ़ ला चुके हैं। मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक चढ़ाए वार्डन कमरे में दाखिल हुई। सब लड़कियों ने बैग उठाए और खुशी खुशी नीचे जाने लगीं। बारिश थम चुकी थी और पानी बरामदे की नालीदार छत और ढलान छत से आंसू की तरह कतरा कतरा टपक रहा था। आसमान पर अभी तक सुरमई और मटियाले बादल चिंगाड़ते फिर रहे थे। एक दूसरे में तहलील होकर अपना वजूद गुम कर देने का तल्ख एहसास था। शायद इसीलिए अब अपनी हस्ती और इनफरादियत के लिए ये बादल एक दूसरे से लिपट कर अलग हो चुके थे। सीना चरख पर एक दूसरे से बचते बचाते फैल जाने की कोशिश में टकरा रहे थे और गरज रहे थे। फ़िज़ा में सुरमई सा गुबार घुला हुआ था। सौराब होकर निखरी हुई धरती के सीने से फूटता हुआ सब्ज़ा और रंग बरंगी फूल नम आलूद हवाओं के छेड़छाड़ से झूम रहे थे। बरामदे की फैलते सुतूनों से लिपटी इक्ष पंजा की बेलों से कासनी फूल टूट टूट के बरामदे में आन गिरे थे और अब ठिठुरी हवाएं उन्हें चिप्स के चमकीले फर्श पर इधर से उधर लुढ़का रही थी। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, अनुषा ने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, जहां से वो बरामदा वाज़े नज़र आ रहा था। मैंने तो जी भर के एंजॉय किया है, खूब नहाई, बस ज़रा सी सर्दी लग रही है। अनुषा अपने भीगे कपड़ों से बेनियाज बाहर के मंजर में खोई हुई थी और अपने ख़यालों में मगन थी। इसे इतना भी ना पता था कि जिससे वो बातें किए जा रही है वो तो कब का इस दुनिया को छोड़ चुकी है। रबाब, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? बिलाखिर तंग आके इसने कमरे में चारों तरफ निगाह दौड़ाई, मगर किसी को कमरे में ना पाके इसने घबरा के दोबारा खिड़की से बाहर नज़र डाली और फिर जैसे कुछ सोच जहन में आते ही और दीवानावार उसकी तरफ भागी खड़ी हुई। सहन में लगे दरख्त पर चमगादड़ उल्टी लटकी सो रही थी। हर तरफ हू का आलम था। 3 कमरों पे मुश्तमिल इस पुख्ता मकान में इसका बालिश भर लड़की के अलावा और कोई ना था। घटा टोप अंधेरे में डूबी सहन में वो यूं ही फिर रही थी जैसे इसे सब कुछ वाज़े नज़र आ रहा और लंबे बाल इसकी पुष्प पे बिखरे हुए थे। 3 दिन से इसने बालों में ब्रश ना किया था, जिसकी वजह से अब आपस में उलझ पड़े थे। सहरज़दा अंदाज में वो सहन में फिर रही थी। इसकी चाल में सख्त तनाव था। रुबाब तुम कहाँ हो? मेरे सामने क्यों नहीं आती? इसके लहजे में मिन्नत शामिल हो गई थी। अचानक मौसम ने ज़ोर पकड़ा।
हवाएं तेज़ चलने लगीं, शाई शाई की आवाज़ें गूंजने लगीं। अनुषा के उलझे बाल हवा के बल पर तितर बितर होने लगे। दरख्त की शाखें बदमस्त देव की तरह झूम रही थी। मैं चलती हुई दरख्त के बिल्कुल पास पहुंच गई। तेज़ झक्कड़ के बल बूते पर झूमती दरख्त की शाखें यूं लग रही थी जैसे अनुषा के पास आने की खुशी में झूम रही हूँ। अभी वो दरख्त के पास साकित हालत में खड़ी थी कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी गठरी दरख्त पर से इसके बराबर में आके गिरी। वो हैरत से इस गठरी की तरफ देखने लगी। रात की सियाह तारीकी में ये गठरी एक मध्यम सफ़ेद हेवले की तरह नज़र आ रही थी। मामन गठरी में हरकत हुई और देखते ही देखते गठरी ने एक वजूद का रूप धार लिया। सफ़ेद चौगे में मलबूस वो लड़की उठ खड़ी हुई। अनुषा को ज़रा भी हैरत नहीं हुई बल्कि इसके चेहरे पे खुशी के कई रंग आने लगे और बेख्तियार हंसने लगी। रुबाब तुम आ गई। वो जोश से आगे बढ़ी रुबाब से गले मिलने को, मगर वो हवा से गुजरती हुई आगे निकल गई और सफ़ेद चौगे में मलबूस रुबाब पीछे रह गई। इसने मुड़ के रुबाब को देखा जो अब इसी की तरफ देख रही थी और अपना चोगा संभालती पीछे की तरफ बढ़ रही थी। इसने रूठने वाले बच्चे की तरह मुंह फुलाया और एक बार फिर रुबाब के पीछे चलने लगी। रुबाब घर के खुले खस्ता क्वार्टर से निकल कर बाहर गली में आ गई। अनुषा भी इसके पीछे चलती हुई आ गई। हवाओं ने ना जाने कौन सी जिद लगा रखी थी, दम लेने को भी ना रुक रही थी। रात के 2:30 बजे गली में हू का आलम था। बस हवाओं की शाई शाई की आवाज़ गूंज रही थी। पक्के पक्के मकानों के मकीन अपने बाल बच्चों को दुबकाए हुए सो रहे थे। गली में चलने वाला नन्हा सा बल्ब ऊंचे खंबे पे होने की वजह से तेज़ झक्कड़ के आगे अपनी ज़िंदगी की बाजी कब का हार चुका था, मगर तेज़ झक्कड़ की जीत का जश्न अभी बाकी था। इसीलिए वो नन्हा बल्ब के रेजे रेजे हुए टुकड़ों को इधर उधर उड़ाते फिर रही थी। सफ़ेद चौगे में मलबूस रुबाब अपनी कमर को खम देकर मुसलसल आगे बढ़ रही थी। झुकने की वजह से सिया बाल इसकी पुष्प पर बिखर के खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। इतने में झक्कड़ का एक तेज़ बगुला अपनी मस्ती में घूमता हुआ इन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। रुबाब पल भर की भी देर लगाए बगैर इस बगुले में दाखिल हो गई। बगुले की आवाज़ झक्कड़ से कदरे मुख्तलिफ थी। इसमें मुख्तलिफ शॉपर्स टूटी फूटी चीज़ें गोल चक्कर में तेज़ तेज़ घूम रही थी। अनुषा 1 मिनट के लिए इस बगुले में दाखिल होने पर हिचकिचाई। बचपन में जारी दादी अम्मा की बातें इसके जहन में घूमने लगी। अरे बिटिया अंदर आजा, झक्कड़ के तेज़ बगुलों में नहीं जाते। 100 तरह की हवाई चीज़ें होती हैं इसमें जो इंसान को अपने बस में कर लेती हैं। अनुषा तुझे समझ नहीं आया, आने दे तेरे अब्बा को, तेरी तो आज खूब पिटाई करवाऊंगी इनसे। अरे जवान बच्चों का यूं झक्कड़ में बाल खोलकर फिरना और बगुलों में जाकर खड़े हो जाना अच्छा नहीं होता। मगर आज इसके बाल भी पूरे खुले हुए थे और वो बगुले में जाने के लिए भी बेताब हो रही थी। आज वो अपनी दादी की कही गई सारी बातों को बालाए ताक रख रही थी, क्योंकि तेज़ चलते झक्कड़ के इससे भी ज़्यादा तेज़ घूमते बगुले में साख्त खड़ी रुबाब की मध्यम सी छवि नज़र आ रही थी जो अपनी नीली आँखों को फैलाए इसी की तरफ तक रही थी। ये वो रुबाब थी जो अनुषा की जान से प्यारी बहन थी और जो इससे 4 साल बड़ी थी। माँ बाप के मरने के बाद अनुषा ने इसे बहुत प्यार दिया था। अनुषा के बगैर रुबाब एक पल नहीं रहती थी। इसकी एक एक खुशी पर अपनी जान तक निछावर कर देने का इरादा रखती थी। अभी भी वो मोहब्बत पास नज़रों से इससे देख रही थी। अनुषा ने आओ देखा ना ताओ और रुबाब की खुली बाहों में समाने के लिए बगुले में दाखिल हो गई, ये सोचे समझे बगैर कि रुबाब को मरे हुए आज 3रा दिन है। आज खाने में शाही कोरमा ख़ास एहतमाम के साथ पकाया जाए। मेरी फरियाल को बहुत पसंद है। नाहिद खातून ने खानसामा को हिदायत जारी की। अम्मी फरियाल आपी के लिए रेड वाला फ़्रॉक निकाल के रख दिया है, वो आकर पहन लेंगी, उन्हें बहुत पसंद है। वो कशमाला कपड़ों की अलमारी बंद करते हुए बोली। कौन सा? वो जिसके ऊपर सिल्वर लेस से काम हुआ है। नाहिद खातून ने फरियाल के कमरे में लगाए गए कदावर नए पर्दों को सेट करते हुए बोली। जी वही वाला कशमाला रेड और सिल्वर जरबर्ग फ़्रॉक
संभाले इस्त्री करने की गर्ज से बाहर जाने वाली थी कि इसके सबसे छोटी बहन ज़रताशा आदम की, जो हैरत से रेड सिल्वर फ्रॉक को देख रही थी। फरी आपी के लिए ये ड्रेस मत इस्त्री करना, मैं अभी इनका फ़ोन सुन के आ रही हूँ, वो आधे घंटे में पहुँचने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि उनका सफ़ेद जोड़ा निकाल के रखें जो उन्होंने पिछली गर्मियों में सिलवाया था, मगर छुट्टियां जल्दी ख़त्म होने के बायस वो इसे पहन नहीं सकती थी और जल्दी लौट गई थी। ज़रताशा ने एक सांस में अपनी बात मुकम्मल की। बिल्कुल सादा जोड़ा है, वो तो दावत पर आज इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, आखिर में बच्ची डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल करके लौट रही है और वो सादा सा सफ़ेद जोड़ा कोई अच्छा शगुन तो नहीं। नाहिद खातून फ़िक्रमंद सी हो गई। जैसा कह रही हैं वो वैसा ही कर लो, वरना आते ही मुंह बना लेगी। शाहनवाज, जो काफ़ी देर से फरियाल के बेड के साथ मौजूद साइड लैम्प को दुरुस्त करने की कोशिश में मगन था, लैम्प अचानक जलता देखकर, अपनी कोशिश कामयाब होते देखकर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। चलो, इसका कमरा रेडी हो चुका है, अब सब बाहर चलते हैं। और कशमाला, तुम इस कमरे को लॉक कर दो, फरियाल अपने आने पे खुद ही खोलेगी। नाहिद खातून ने इख्तितामी हिदायत दी। कमरे के दरवाजे पे गोल्डन रंग का छोटा सा ताला लग चुका था। टन 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 फरियाल के मोबाइल पे ओल्ड बेल सुनाई दी। फिर घर से फ़ोन है, बताया भी है कि आधे घंटे में पहुंच रही हूं। फरियाल ने बुरा सा मुंह बनाया। ड्राइवर ने इसी पल गाड़ी रोक दी। ओके फरियाल, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा साथ बहुत अच्छा रहा, अब हम अपने हाउस जाबस स्टार्ट करेंगे। काश तुम्हारे बाबा ज़िंदा होते तो तुम्हें कामयाबी व कामरान देख के कितने खुश होते। उरूज दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने लगी। इसने दोनों हाथों से अपने बैग्स उठा रहे हुए थे। नहीं उरूज, शाहनवाज भाई ने कभी हमें बाबा की कमी महसूस होने नहीं दी। हम तीनों बहनों से बड़े हैं वो, पर लगता है कि अम्मी से भी बड़े हैं, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, शायद इसीलिए बाबा जल्दी चले गए। जानते होंगे कि इनका बेटा बड़ा अभी इस दुनिया में है। फरियाल अफसुर्दा हो गई और इस आसपास फैली कब्रिस्तान पर जा बजा पत्तों को देखने लगी। अच्छा जनाब, उदास मत हो, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इस वीरान कब्रिस्तान से जल्दी निकलो। मैंने सुना है कि गर्मियों की सुनसान दोपहरों में 2 बजे यहाँ पर रूहें रक्स करती हैं। उरूज ने ड्रामाई अंदाज में मुंह बनाया और हंसते हुए एक जानिब खड़ी ब्लैक करोला की जानिब बढ़ गई जो इसे रिसीव करने आई हुई थी। देखते ही देखते ब्लैक करोला फराटे भरती नज़रों से ओझल हो गए। फरियाल यूं ही खड़ी देखती रही। गार्ड की आवाज़ पे एकदम चौंकी। बीबी जी चलें। गार्ड, जो कि ड्राइवर भी था, इस्तफहामिया लहजे में बोला, नहीं गर्मी बहुत है, हलक सूख रहा है, सामने लगे नलके से पानी पीकर आती हूँ। गाड़ी में पड़ी बोतल तो सूरज की तरह तप रही है। फरियाल छोटी बड़ी कपड़े फैलांगते हुए आगे बढ़ने लगी। नल का पानी बहुत ठंडा था। पानी हाथों के प्याले में भरकर इसने मुंह पर डाला और फ़रत महसूस करके पीछे मुड़कर इसने दूर खड़ी गाड़ी पे निगाह डाली। ड्राइवर फ्रंट सीट पे बैठा ऊँघ रहा था। गर्मियों की लंबी दोपहरें यूं ही होती हैं। नींद भरी इसने अपने कदम मज़ीद आगे बढ़ाए। शहर की रौनकों से वापस आकर ये वीरान जगह इसे बहुत भली मालूम हो रही थी। जला दे वाली गर्मी का एहसास अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अंदर का मौसम हमेशा बाहर के मौसम पे हावी होता है। दोनों बाजू फ़िज़ा में फैलाए वो आंखें बंद किए आगे बढ़ी जा रही थी। दफ़तन इसका पाँव एक गहरे खड्ड में जा गिरा और धप की आवाज़ के साथ वो टूटी हुई कब्र में जा गिरी। बरसात की वजह से इंतहाई कच्ची होने वाली इसका कब्र का मुंह सारा खुला हुआ था। बिजली सी तेज़ी इसने उठकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बाहर अचानक जैसे कोई तूफ़ान आ गया। इर्द गिर्द मौजूद तमाम कब्रों की मिट्टी उड़ उड़ कर जमा हो रही थी, इसकी आंखों में आके इसे बेबस कर रही थी। वो हिम्मत से हार कर कब्र में गिर गई। मिट्टी अब इसे ढक चुकी थी। इसे खांसी का शदीद दौर उठने लगा, मगर बाहर मिट्टी का तूफ़ान था कि थम नहीं रहा था। मिट्टी जर्द आँखों के साथ इसने बाहर देखा। मिट्टी के इस ज़दा तूफ़ान में लहराता एक सफ़ेद लिबास, वो भी कोई बहुत नाजुक सी लड़की थी जिसके सियाह बाल हवा के दोष पे लहराते बहुत भयानक लग रहे थे और इस नाजुक सी लड़की के इरादे बहुत ख़तरनाक दिखाई दे रहे थे।
वो अपने हाथों से मिट्टी उठा उठा कर इस पर फेंकी जा रही थी। हैरत अंगेज़ तौर पर इसके दोनों हाथों में मिट्टी बहुत बड़े तोते की सूरत में जमा हुई और इस पर आ गिरी। बिलाखिर अब इस टूटी कब्र की जगह मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर था, जिसे अभी कोई ताज़ा कब्र बना के गया हो, और इस कब्र में मौत फरियाल की ज़िंदगी को हरा के कहके लगा रही थी। दूर खड़ी गाड़ी में ऊँघते ड्राइवर की कलाई पे बंदी घड़ी में 2:30 बज चुके थे। गर्म दोपहर अब शाम में ढल चुकी थी। सबके चेहरे सवाल ज़दा थे। फरियाल की आमद पे जश्न, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। इतने में गाड़ी उनके गेट के बाहर आके रुकी। इसमें से हैरान परेशान ड्राइवर निकला। घर में म्यूज़िक की थाप पर पॉप गाने तेज़ आवाज़ में गूंज रहे थे। घर का मेन गेट खुला और 4 आदमी चारपाई पे सफ़ेद चादर डाले किसी वजूद को लेके दाखिल हुए। सबके हाथों के तोते उड़ गए। यहाँ से हंसती बसती जाने वाली फरियाल बेजान जिस्म बन के लौटी थी। शाहनवाज़ वॉशरूम से निकला था। पानी इसके जिस्म से टप टप नीचे गिर रहा था। यार म्यूज़िक ऑफ कर, पास खड़े कज़न ने मैयत की चारपाई ज़मीन पर रखते हुए अफसरदा लहजे में कहा। अभी कोई ये नहीं जानता था कि मैयत किसकी है। शाहनवाज़ हक्का बक्का सा स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। गम की सहरज़दगी के आलम में इसे यह भी याद नहीं रहा कि अभी वो नहा के निकला है। पानी से गीले हाथों में गीले जिस्म और चप्पल से आ रही गीले पैर जो नंगे फर्श पर इस्तादा थे। ऐसी हालत में वो एक ख़तरनाक वॉल्ट के बोर्ड को छू नहीं सकता था। नो मोर नेवर कम्स अंग्रेज़ी का गाना खूब गूंज रहा था जब ऐन इसी पल इसके कज़न ने ड्राइवर से मिलके मैयत के चेहरे से सफ़ेद कपड़ा हटाया। नहीं, एक चीख शाहनवाज़ के मुंह से निकली। बेख्तियार इसने दोनों हाथ बोर्ड पर रखकर गूंजदार तेज़ म्यूज़िक को बंद करना चाहा। ख़तरनाक बोर्ड से बिजली की लाल और नीली बरकी शुआएं निकलीं और शाहनवाज़ के जिस्म में पेवस्त हो गईं। पल भर में शाहनवाज़ माही बेआब की तरह ज़मीन पर गिर के तड़पने लगा। शाहनवाज़ की हालत से बेनियाज छोटी ज़रताशा फरियाल का बेजान चेहरा देखने के बाद भागी हुई किचन में गई, जहां नाहिद खातून शाही कोरमा बनाने के लिए चूल्हे का बटन खोल रही थीं। लाइटर उनके हाथ में था। अम्मी अम्मी और फरियापी ज़रताशा से कुछ ना बोला गया। फरियापी और शाहनवाज़ भाई इस दुनिया में नहीं रहे। कशमाला किचन की खिड़की से बाहर का सारा मंजर देख रही थी। प्याज काटते इसके हाथ कप के साख्त हो चुके थे। यह कोई वक्त है ऐसे मजाक का। नाहिद खातून चूल्हे का बटन खोल चुकी थी। लम्हा मर लम्हा तेज़ी से बढ़ती गैस लाइटर के लिए बेताब नज़र आ रही थी। इससे पहले कि वो लाइटर जला के चूल्हे की आग रोशन करती, कशमाला ने किचन की खिड़की से उन्हें बाहर का मंजर दिखाया, जहां पड़ोस से आए लोगों का जमे गफ़ीर इकट्ठा हो चुका था। लोग शाहनवाज़ को उठाकर फरियाल के बराबर रखी गई चरपाई पर डाल रहे थे। तौबा है, किस तरह की जोक प्लान की है तुम सब ने। काम से फारिग हो लूँ फिर तुम सबको सेट करती हूँ। इसी दौरान चूल्हे से निकलती गैस पूरी किचन में फैल चुकी थी। बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं ये दोनों। कशमाला मुस्कुराते हुए दोबारा प्याज काटने लगी। इत्तिफाकी तौर पे उन्होंने शाहनवाज़ को करंट लगते नहीं देखा था। ज़रताशा, इन दोनों को बोलो ऐसा नाटक नहीं करते। उन लोगों को भी बोलो जो फरियाल और शाहनवाज़ के साथ मिलके ड्रामाबाजी कर रहे हैं। हमें सब पता चल चुका है। उनकी ड्रामेबाजी फ्लॉप हो चुकी है। नाहिद खातून ने लाइटर ऑन कर दिया और चूल्हे की तरफ करने ही लगी थी कि एक ज़ोरदार धमाका हुआ और पूरा किचन को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। ज़रताशा को बाहर निकलने का मौका ना मिल सका और वो तीनों वजूद आग में जलने लगी। 10 बरस बाद शाम की हौलनाकियाँ बढ़ रही थी। कब्रिस्तान पर हो का आलम तारी था, मगर गांव के चंद लोग मिट्टी के टिमटिमाते दिए कुछ कब्र पे रख रहे थे। ये नाहिद खातून, शाहनवाज़, फरियाल, कशमाला और ज़रताशा की कब्रें थीं जिनकी हादसाती अमवात को 10 बरस बीत चुके थे। गांव वाले आज तक ना भूले थे कि कैसे फरियाल के लेट हो जाने पे मिट्टी की ढेर की अचानक मौजूदगी और ताजगी ने ड्राइवर को फरियाल का पता बताया था, और फिर कैसे खुशियों की तैयारी करता ये दिन इन सब के जनाजे उठने का दिन बना था। गांव वालों का ये मामूल था कि मगरिब के फ़ौरन बाद वो इन 5 अफराद की कब्रों पे दिए रोशन करते थे। नाहिद खातून के घर को भी मकफल
हुए 10 बरस बीत चुके थे। घर में जगह जगह जाले लटके हुए थे। चमगादड़ों और जंगली कबूतरों का बसेरा हो चुका था। फरियाल के कमरे में जाले लटक लटक के ज़मीन तक आ रहे थे। कपड़ों वाली अलमारी का डोर खुला हुआ था, जिसमें मौजूद ज़नाना कपड़े गिर्द से अटे हुए बखूबी देखे जा सकते थे। बेड पर भी मिट्टी की दबीस तह बिछी हुई थी और इस तह से झांकता रेड और सिल्वर लेस वाला फ्रॉक अभी भी अपने होने का पता दे रहा था। साइड टेबल पर रखा गया सफ़ेद जोड़ा, जो बिल्कुल सादा कॉटन का था, अब बेतहाशा गर्द और घोंसले के तिनके इस पे बिखरे हुए थे। कदावर खिड़की पे धरे गए पर्दे, जो किसी ज़माने में बिल्कुल नए होंगे, अब बारिशों, तूफ़ानों, जंगली कबूतरों और परिंदों के फैलाई गई गंदगी की वजह से कराहत आमेज़ लग रहे थे। और सबसे अहम चीज़, दीवार पे लटकी वो वॉल क्लॉक सारी चीज़ों की तरह वो भी मिट्टी में अटा हुआ था, मगर फिर भी कहीं कहीं से मिट्टी हटी हुई थी और बजा हुआ टाइम वाज़े नज़र आ रहा था। इस कमरे में बसेरा करने वाले परिंदे कभी कभी अपने परों को तेज़ी से फड़फड़ाते, यहाँ से वहाँ जाते तो वॉल क्लॉक पे जमी गर्द हट सी जाती और रुका हुआ टाइम मज़ीद नज़र आने लगता। वॉल क्लॉक पे 2:30 बज रहे थे। हाय बेचारी बच्ची बहन के सोयम की शाम हुई को चल बसी। मोहल्ले की औरतें अनुषा की मैयत के इर्द गिर्द बैठी बैन कर रही थी। वैसे मरने वाली घर में जवान लड़की को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। एक औरत ने आंसू पोंछते हुए साथ बैठी औरत से कहा, ना जाने क्या हुआ बेचारी के साथ। रात को पीछे बैठी खातून गर्दन आगे करके बोली, सुना है फजर के टाइम लोग नमाज के लिए घरों में निकले तो गली में अनुषा की बेजान लाश पड़ी थी। और एक औरत दरमियान में बोली, कब्र और आखिरत के खौफ से बेनियाज ख़वातीन आपस में यूं ही बातें किए जा रही थी जैसे वो तो हमेशा के लिए इस दुनिया में आई हैं। कुछ देर बाद जनाजा उठकर चला गया। अनुषा को अपनी बहन रुबाब के पहलू में सुपर्ते खाक कर दिया गया। अनुषा के घर अफसोस के लिए आने वाली ख़वातीन अब एक एक करके जा रही थीं। सबके तासुरात अलग अलग थे। उन्हें ख़वातीन में मौजूद एक 17 साला लड़की भी थी, जिसने सिया अबाया पहना हुआ था। घर से निकलते वक्त काले नकाब में झांकती नीली आंखों में अजीब सा तफाखुर था। वो तमाम ख़वातीन जान भी ना सकीं कि उनके दरमियान एक गैर मरई वजूद मौजूद था, जो अनुषा के घर से निकल कर हवा में तहलील हो चुका था। सिया अबाए वाली इस पुरस्कार लड़की कर किसी ने शक भी नहीं किया। अनुषा, रुबाब, फरियाल एक ही क्लास में पढ़ती थी। मरने के बाद इनकी कब्रें भी इत्तिफाकिया तौर पे आसपास ही बनी। कोई नहीं जानता था उनकी कब्रों के बीच एक कब्र ऐसी लड़की के जिसका नाम कुतबे पे लिखा था, डॉक्टर अनाबा 27 साल, सन पैदाइश 1970, साल वफ़ात 1907, वफ़ात टाइम 2:30। एक ऐसी लड़की जिसे महज इस बात पर अपने दोनों हाथों की कलाइयाँ काट के जान दे दी थी कि इसके MBBS फाइनल ईयर के नोट्स, जिसे इसने 4.5 साल की मेहनत से बनाए थे, इसकी अपनी आंखों के सामने इसकी क्लास फेलो ने चुरा लिए थे ताकि इसे खुद ना बनाने पड़ें, और इसकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया था। मजबूरन गर्मियों की सनसनाती दोपहर 2:30 बजे इसने अपनी जान दे दी। जुमेरात का रोज़ था। मगरिब की अज़ानें हो रही थीं। गांव के लोग मामूल के मुताबिक फरियाल, कशमाला, नाहिद खातून, शाहनवाज़ की कब्रों पे दिए जलाकर जा चुके थे। इन दियों की लो देती रोशनी शाम की तारीकी में आसपास की कब्रों पर भी पड़ रही थी, जिससे उन पर लगे कुतबे नुमाया थे। गांव के लोग बहुत सादा होते हैं। आज तक ये बात समझ ना पाए कि फरियाल, रुबाब, अनुषा, कशमाला, ज़त्ता, शाहनवाज़ और नाहिद खातून का वक्त वफ़ात 2:30 बजे ही क्यों था। क्या ये ऐसा इत्तिफाक मुमकिन हो सकता है? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।